Okay, class, on today 30th of January, as it was decided that there was a steering committee of the Board of Secondary Education and the Board of Intermediate Education, and you all know about the decisions that have been taken, and that was about regarding the paper pattern. So the thing which was which was discussed that, or it was decided that the papers will be of 2 hours, तो 2 घंटे के पेपर्स होंगे, और उसके अलावा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए में 50% MCQs होंगे और बाकी 50% जो है वो थ्योरी होगी, उसमें से 30% 20% के लास्ट सेक्शन बी और सी को ब्रेक किया गया है। इसका मतलब 50% वेटेज ऑफ द चैप्टर जो है वो आपके MCQs के बुनियाद पर होगा, MCQs के बेसिस पर होगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मुझे काफ़ी सुबह से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस वगैरह, कॉल्स वगैरह आ रहे हैं अबाउट द पेपर पैटर्न थ्रू आउट द कराची एंड थ्रू आउट सिंध। तो वो मुझसे यही कह रहे हैं कि सर आप MCQs के हवाले से जो है वो प्रिपरेशन वगैरह करा दें। इसके हवाले से क्या करना है कि आज हम जो है वो MCQs के हवाले से, जो कि मिड टर्म एग्जाम्स भी आपके लाइन में हैं, तो वो मैं आपको जो चैप्टर्स आपने रीड कर लिए उनके MCQs की प्रैक्टिस आज जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी वाले से जस्ट और क्या करने वाले हैं कि जब पास पेपर्स में गुज़िश्ता जो है वो 10 ईयर्स के अंदर जितने भी MCQs आए हैं उनको समझना है। ज़्यादातर आपको इसमें से आते भी होंगे, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3 हमने पढ़ा है, इस तरह चैप्टर 6, 7, 8 हमने डिस्कस किया है। उन तमाम के हम जो है वो MCQs को आज सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक ये प्रिपरेशन पेपर जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, अगर आपके पास हार्ड में है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में भी अगर आपके पास है ही है तो फिर इसमें मैंने ये सारे MCQs को मेंशन किया हुआ है, तो उन्हीं की जस्ट आज प्रैक्टिस करनी है हमें। तो पहले हम जो है वो चैप्टर 9 के कार्बन कंपाउंड विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इनके MCQs करते हैं। अगर इफ़ यू नो द आंसर यू कैन राइट इट, बल्कि मैंने आंसर्स मेंशन किए हैं, मैं जस्ट मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एयर मैंने यहाँ पर राइट साइड पे मेंशन किए हैं किन किन एयर्स में MCQs आए हैं, ठीक है। तो अनदर नेम ऑफ वुड स्पिरिट इज, वुड स्पिरिट का दूसरा नाम आप जानते हैं मिथानॉल है या फिर मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। इथाइल एसीटेट इज प्रेजेंट इन, इथाइल एसीटेट के बारे में बताया था, पाइनएप्पल के अंदर जो है ये मौजूद होता है, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथानॉल हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद, आपको पता है यस, 2 प्रोसेस हमने पढ़े मिथानॉल के प्रिपरेशन के। जो वाटर गैस प्रोसेस होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन होता है, इट इज एक्चुअली द वाटर गैस। तो सूरत में आपको मिथानॉल C3H3OH की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। 4 ऑप्शंस भी इसके साथ होते हैं, ठीक है, जस्ट मैं ब्लैंक्स की सूरत में मैंने इसमें लिखा हुआ है। 4th द परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथेनॉल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट। यस, आपको पता है कि 3 तरह के हमने अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस किया इथेनॉल के बारे में। एक आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है जिसमें 90 to 95% होता है। एक आपके पास होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर जो है वो 99.9% जो है वो अल्कोहल होता है। और एक होता है आपके पास डीनेचर्ड अल्कोहल या फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट। और मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर या डीनेचर्ड अल्कोहल के अंदर हमारे पास यस डिफरेंट वेरिंग परसेंटेजेस होती है। इथेनॉल कितना परसेंट होता है? 85%, वाटर 11%, बाकी 4% मिथानॉल होता है, ठीक है। तो वो टॉक्सिक इन नेचर होता है, दैट्स गुड। 5th है सैपोनिफिकेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप। ये हमने एस्टर की केमिकल प्रॉपर्टी की थी। जब एस्टर को बेसिक मीडियम में जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर सोप की फॉर्मेशन होती है, सोडियम एसीटेट। सैपोनिफिकेशन उसी रिएक्शन को कहा जाता है। जिस रिएक्शन में सोप बने वो सैपोनिफिकेशन, जिस रिएक्शन में एस्टर बने उसको एस्टरिफिकेशन, ठीक है। 6th है द हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कह रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कार्बन एटम की। देखो C डबल बॉन्ड O है ना ये, तो कार्बन जब भी डबल बॉन्ड बनाता है तो सूरत में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp2 होती है। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन मौजूद होता है कार्बोनिल के अंदर, दैट्स वाई इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सिंगल बॉन्ड में sp3 होती है और जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्रिसोल। क्रिसोल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? आप जानते हैं क्रिसोल हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है कि यस बेंजीन में OH है, OH के साथ यस किसी भी एक पोजीशन पर CH3 लग जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रिसोल। तो क्रिसोल में आपको पता है फिनोलिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर मौजूद होता है, या OH ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कह सकते हैं। 8वां टोलेंस टेस्ट द एंड प्रोडक्ट। टोलेंस टेस्ट के अंदर एंड प्रोडक्ट जो है वो सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल या सिल्वर मिरर होता है। और जबकि यही अगर हम बात करें किसकी, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट की, तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के अंदर हमारे पास Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड जो है वो उसके रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट्स वो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और वो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, क्लियर। ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है हमारी। नेक्स्ट है इन मिथाइलेटेड स्पिरिट द मिक्सचर ऑफ, यू ऑल नो इट इज इथेनॉल एंड मिथानॉल, साथ में वाटर भी होता है, ठीक है। अगर आपको वाटर मेंशन किया जाए तो उसको भी आप कर देंगे। तीनों चीज़ होती है, परसेंटेज अभी हमने ऊपर देख लिया क्या होती है।
टोलेंस रिएजेंट क्या होता है भाई? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, और या इसको डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला इस तरह से निकल सकता है कि सिल्वर बनाएंगे, फिर NH3 कितना, ट्वाइस, उसके बाद OH, तो डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी इसको हम कह सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथेनॉल इज रिएक्टेड विथ। देखो आपको मैंने ये बताया था कि जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है तो एस्टर और वाटर बनता है। तो जो एस्टर होता है वो अपने फ्रूटी स्मेल की वजह से जाना जाता है, उसके मीठी खुशबू की वजह से। तो मीठी खुशबू कब पैदा होगी? जब इथेनॉल का रिएक्शन किससे किया जाएगा? एसिटिक एसिड से करेंगे, तब इथाइल एसीटेट बनेगा, तो उसकी मीठी पाइनएप्पल जैसी खुशबू उसकी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज है कि फ्रूटी स्मेल कब प्रोड्यूस होता है? जब इथेनॉल का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ होगा, चूंकि इस सूरत में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सिर्फ आंसर तो लिखा हुआ है, आपने याद भी कर लिया होगा, बट कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, कि किस कॉन्सेप्ट से, पेपर में जरूरी नहीं है कि इन 10 ईयर्स में से आए, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर, एसीटोन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं? एसीटोन आप जानते हैं, एसीटोन इज यस इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। ठीक है, तो दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 बॉन्ड्स हैं। सिग्मा पाई की बात कर लें अगर, मतलब मैं आंसर नहीं देख रहा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है बस मैं गिन रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड 10 है, 9 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, 13 है द रिएजेंट कन्वर्ट्स एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट है जो एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकता है? 3 रिएजेंट्स होते हैं, SOCl2 से तो होते ही थायरल क्लोराइड से, और उसके अलावा कौन से? PCl3 और PCl5 एसिटाइलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं तीनों केसेस में। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन कितना परसेंट सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का? 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन व्हिच इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, मतलब प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की जब रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन से मुराद ये, अच्छा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, जब भी एल्डिहाइड की रिडक्शन की जाएगी, लेट्स से दिस इज एल्डिहाइड, जब इसकी रिडक्शन, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड आप ले लें, जब भी आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे, रिडक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है। सही क्या हुआ? चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो बता रहा था कि भाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स अल्कोहल, एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से अल्कोहल हमारे पास बनता है। ठीक है, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ नीचे लग जाएगा, जब H2 उसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा भाई? जब भी एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और कौन सा अल्कोहल यहाँ पर बन रहा है हमारे पास? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर मैं यहाँ पर एसीटोन, एल्डिहाइड के बजाय लिख दूँ एसीटोन, एसीटोन की रिडक्शन से क्या बनेगा? तो अब ये बताओ, अगर एसीटोन आ जाता है, एल्डिहाइड नहीं आता, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो कि यहाँ पर CH3 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो उस सूरत में सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हमारे पास होगी जब एसीटोन की रिडक्शन करेंगे। ठीक है, सारे एमसीक्यू समझ में आ गए? ये 15 सारे के सारे पास पेपर के करवा रहा हूँ, हो तो ओके। उसके बाद चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड्स के एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि, और देखते हैं कि पास्ट 10 ईयर्स के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज उसके हमारे पास आए हुए कि द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दीज मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप सिमिलर होता है? हाँ, देखो E1 और E2 हम कह नहीं सकते क्योंकि उसमें अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, SN1 और E2 भी डिफरेंट है। ठीक है, E1 और SN2 भी अलग है, लेकिन SN1 और E1 इनमें जो है वो पहला स्टेप जो है वो सिमिलर होता है, स्लो रिएक्शन होता है पहले। ठीक है, यस। सेकंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा आपको? हमारे पास टर्शरी अल्कोहल देते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल आपको जो है वो देता है। ठीक है, यही अगर हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो दैट केस वो क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, अगर हमारे पास अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो फिर वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा या फिर सेकेंडरी अल्कोहल देगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज, देखिए RX होता है ना, R को अपनी कर लीजिए CnH2n+1। ठीक है, द मेटल प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके यस, मैग्नीशियम मेटल है जो कि प्रिपेयर वो जो मौजूद होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, आप जानते हैं RMgX होता है।
इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है? ठीक है, तो OH माइनस NH2 NH माइनस BF3CN माइनस। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? न्यूक्लियोफाइल वो है जो न्यूक्लियस लविंग होता है, जो पॉजिटिव लविंग होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। इसका मतलब जो पॉजिटिव, इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव लविंग होता है। ठीक है, पॉजिटिव लविंग होता है, इसमें खुद नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इन सब पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन इस पर जो नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो कि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका मौजूद होगा। 6th है इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। जब भी इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक KOH से तो फिर आपको क्या मिलेगा? अल्कीन्स मिलते हैं, इथीन मिलेंगे इथाइल क्लोराइड की सूरत में। ठीक है, तो समझ में 6 के 6 MCQ सारे उसके क्लियर है। देखो उसमें कोई मसला तो नहीं है। वैसे आप लोगों के पास तो प्रिपरेशन पेपर पहले से मौजूद है ना, तो फिर तो शायद आपको पता ही होगा MCQs के बारे में। ओके, चैप्टर 7 के MCQs की तरफ आ रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसके भी MCQs देखते हैं पास पेपर में कौन कौन से आए हैं। पहला है दिस ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो देखो अब मैंने बताया था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होता है कि भाई जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, वो मेटा डायरेक्टिंग है, कार्बोनिल ग्रुप जिसके अंदर हो। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन में देख सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक्स में आप देख सकते हैं इस पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये भी जो है वो आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है एक्स। आर में अगरचे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्यों? बिकॉज आर जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करता है। तो आर भी एक तरह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, CRR वाहिद है जिसके पास कार्बन में आप देख सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि ये CRR जो है वो कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो सूरत में ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो इस तरह से समझना है कि किस तरह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को हम समझते हैं। सेकंड है अनदर नेम ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस का दूसरा नाम मार्च गैस है। मार्च गैस क्यों कहते हैं? मार्शी एरिया से, दलदली इलाकों से हमें हासिल होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्च गैस। थर्ड MCQ है दिस गैस वाज यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये गैस वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल हुई, तो मस्टर्ड गैस इस्तेमाल हुई। मस्टर्ड गैस जिसको हम कॉमनली बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड भी कहते हैं। तो कैसे बनता है? इथीन का रिएक्शन जब H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड से कराया जाता है तब जाकर ये बनता है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल किया गया था? वर्ल्ड वॉर 2 में साइक्लोनाइट इस्तेमाल किया गया था, जो फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से बनता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, फिफ्थ है दिस गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग। कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है? हमने पढ़ा था इथाइन के बारे में, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इथाइन है द करेक्ट ऑप्शन। इथाइलिन गैस, इथाइलिन से मुराद इथाइलिन कॉमन नेम है, इथाइलिन इज इथीन। इथीन को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? तो एनेस्थेटिक, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, ऑल ऑफ दिस तमाम एनेस्थेसिया भी प्रोड्यूस करती है गैस। मैंने बताया था फलों को पकाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, कच्चे फल को पकाने के लिए, और साथ में मस्टर्ड गैस के प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। 7th है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CHCl3, तो दैट इज मिथाइल ट्राइक्लोराइड या ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, क्योंकि हेलोफॉर्म की सूरत में होता है। CHX3 पता है ना आपको, हेलोफॉर्म होता है। अब इसमें आयोडोफॉर्म भी हो सकता है, CHI3 हो गया तो आयोडोफॉर्म हो गया। चैप्टर 9 में आयोडोफॉर्म पढ़ा है आपने। 8 है ब्लड कैंसर इज कॉज्ड बाय बेंजीन। ब्लड कैंसर होता है मैंने बताया था, और बेंजीन, ये प्रॉपर्टी बेंजीन की इसको क्या बना देती है? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स मेडिकल में आप पढ़ते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो बेंजीन इज अ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बिकॉज इट कॉजेस ब्लड कैंसर, खून का सरतान प्रोड्यूस करता है। अ कार्बन एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप जानते हैं दैट इज विच ऑन कार्बोनियम। अगर नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे तो कार्बेनियन तो हो सकता है, कार्बेनियन भी हो सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बाइड। कार्बाइड कब होगा? जब कार्बन पे नेगेटिव आ जाए, और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए तो दैट इज कार्बोनियमाइन। ठीक है, सो आप जानते हैं कार्बोनियमाइन की फॉर्मेशन हो रही होती है, खास तौर पे जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कार्बोनियमाइन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, C+। द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन करेगा चूंकि सैचुरेटेड है। मार्कोनिकोफ रूल वी अप्लाइड इन द एडिशन ऑफ HBr ऑन, अब आप जानते हैं मार्कोनिकोफ रूल सिर्फ असिमेट्रिकल अल्कीन्स पर अप्लाई होता है,
सिर्फ और सिर्फ असिमेट्रिकल अल्कीन्स पर अप्लाई होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये असिमेट्रिकल अल्कीन्स पर जो है वो अप्लाई होता है। और यहाँ पर हमारे पास असिमेट्रिकल अल्कीन देखें तो ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये वाला असिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको सामने आ जाए ताकि नजरों में। हाँ, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इज। अच्छा यहाँ पर इसको जो है वो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा राइट साइड हो जाए, हाँ ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं कि पहले इथाइन है, इथाइन से इथीन बना, इथीन से इथेन बन गया, हाइड्रोजनेशन की जा रही है। तो किस तरह से चेंज हो रही है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp है, इसमें sp2 है, इसमें sp3 है, तो sp से sp2 है, sp2 से sp3 हुई, ठीक है। उसके बाद वापस कर लें, ओके। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन, तो ये मैंने आपको बताया था, मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोनियम आइन मोस्ट स्टेबल होता है, इट इज द मोस्ट स्टेबल, व्हाई, बिकॉज ऑफ मोस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। क्लियर, सारे एमसीक्यू समझ में आ गए इसके जो भी पास पेपर के थे, दैट्स गुड। आते हैं ओके चैप्टर नंबर 6 पे, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके एमसीक्यूज देखते हैं क्या क्या आस्क किए गए। आप क्रॉस क्वेश्चंस भी इसके अंदर कर सकते हैं क्वेश्चन मुझसे। फर्स्ट है, दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए आपको मैंने बताया था टेट्रा इथाइल लेड को इस्तेमाल किया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड जो एंटी नॉकिंग एजेंट या फिर नॉक इनहिबिटर होता है, तो यही फॉर्मूला होता है टेट्रा इथाइल लेड का, C2H5 उसके बाद Pb। बट इसको मैंने बताया बैंड कर दिया जा चुका है, इसकी जगह पर अब हम सिलिकेट कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेड के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जिसकी वजह से टेट्राइथाइल लेड की जगह पर आजकल हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, सिलिकेट कैटलिस्ट इस्तेमाल। लेकिन आपको टेट्राइथाइल लेड ही लिखना है पेपर में, ठीक है। प्रोपानल एंड प्रोपानोन आर डैश आइसोमर्स। प्रोपानल मतलब दैट इज C2H5 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज प्रोपानल, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। और प्रोपानोन क्या हो गया आपका, कीटोन हो गया। कौन से आइसोमर्स है दोनों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, जो कि फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। और स्ट्रक्चर क्यों अलग हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट डिफरेंट हुई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज अ नेचुरल पॉलीमर। इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा होता है, तो मैंने आपको जब पॉलीमराइजेशन जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो मैं बता रहा था पॉलीमर्स 2 तरह के होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर भी होता है और हमारे पास जो है वो नेचुरल पॉलीमर भी होता है। नेचुरल पॉलीमर जो कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करता है, सेलुलोस, ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है जिसकी मदद से कागज़ वगैरह बनाए जाते हैं। सेलुलोस घास फूस के अंदर, पत्तों में सेलुलोस मौजूद होता है, तो ये एक नेचुरल पॉलीमर है। यही सेलुलोस कॉटन के अंदर होता है, जिसकी वजह से कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, सेलुलोस। तो ये एक नेचुरल फाइबर है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलीमर्स भी होते हैं, रेयॉन वगैरह, चैप्टर 11 में उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ नेचुरल पॉलीमर की बात की जा रही है। इस तरह से ग्लाइकोजिन भी अगर आ जाए ना एमसीक्यूज में, तो ग्लाइकोजिन इज आल्सो नेचुरल पॉलीमर। मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं कि ग्लाइकोजिन जो है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है, और अगर इंसान जब रेनी डेज आप पर आता है, मतलब जब आप कोई फास्टिंग पीरियड में होते हो, या जब आपको ग़िज़ा आपकी पूरी खुराक नहीं हो रही होती है, तो ये ग्लाइकोजिन डिकम्पोज होकर ग्लूकोज बनता है और आपकी बॉडी को नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत डिटेल में ये साइकिल हम पढ़ते हैं मतलब मेडिकल के अंदर ग्लाइकोजिन की, ठीक है। तो ये वो ग्लाइकोजिन भी एक ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, वो बहुत सारे ग्लूकोज के मतलब मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन। कीटोन का जनरल फार्मूला आप जानते हैं, R से डबल बॉन्ड OR, कार्बोनिल के दोनों तरफ R होगा। द फंक्शनल ग्रुप इन RSH के अंदर ये SH फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हम थायो अल्कोहल कहते हैं। थायो अल्कोहल के अलावा एक और नाम देते हैं इसको, यस, दिस इज आल्सो कॉल्ड मर्सेप्टेन। ये मर्सेप्टेन ग्रुप यही कहलाता है, थायो अल्कोहल भी इसी को कहते हैं। द फार्मूला ऑफ कैप्रोइक एसिड इज, कैप्रोइक एसिड का फार्मूला क्या होगा, कैप्रोइक एसिड दैट इज हेक्सागोनोइक एसिड, 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास C6H13 COOH, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2 4 टाइम्स एंड COOH, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ कैप्रोइक एसिड। टोटल हमारे पास, सॉरी ये गलत हो जाएगा, यस बिल्कुल, इसमें होना चाहिए था C5H11 COOH। नाउ ये टोटल 6 कार्बन हो गए। दिस इज कैप्रोइक एसिड। यहाँ देखें तो 4, 5 और 6 ये सही है, ठीक है, कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पर R में आपको एक कम करना है, क्योंकि आपको कार्बोनिल में दूसरा एक कार्बन मिलेगा। द बॉइलिंग रेंज 40 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज फॉर दिस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है पेट्रोलियम की, तो इन दैट केस क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट बॉइलिंग रेंज वाले
फ्रैक्शंस जो है वो डिफरेंट जगहों पर सेपरेट हो रहे होते हैं। सबसे टॉप से लो बॉइलिंग रेंज वाले जो है वो अलग हो जाते हैं, नॉर्मली गैसेस वगैरह। सबसे डाउन से सबसे ज़्यादा जिनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। और बीच से क्या होता है, वो मॉडरेट लिक्विड या टाइप की चीज़ें बीच से सेपरेट हो रही होती हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर, जब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं तो उसके अंदर। तो यहाँ पर 40 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गैसोलीन, या गैसोलीन जिसको हम लोग ब्रिटिश में क्या कहते हैं, पेट्रोल, तो इसका जो है ना वो बॉइलिंग रेंज 40 से 200 के बीच में होता है। तो इस रेंज पर क्या होता है, गैसोलीन या पेट्रोल अलग हो रहा होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट है साइक्लोअल्केन्स हैव द जनरल फॉर्मूला। आपको पता है साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन्स एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। जो फॉर्मूला जो अल्कीन का होता है वही साइक्लोअल्केन का होता है, CnH2n। आप बोलोगे सर अल्केन का तो CnH2n+2 होता है, उसमें हाइड्रोजन तो 2 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लेकिन हाइड्रोजन तो ज़्यादा क्यों नहीं है, बिकॉज वही 2 हाइड्रोजन के निकलने से क्या होता है, चेन बनती है, रिंग बनती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, मिसाल ब्यूटेन अगर हम लिखें CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन, N ब्यूटेन, C4H10। अगर हम इसको रिंग में बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि ये रिंग में आ जाए, तो अगर हम चाहते हैं कि रिंग में आ जाए ये, तो रिंग में अभी ये नहीं जुड़ सकता CH3 के साथ, क्योंकि बॉन्ड तो पूरे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अब एक फिजिबिलिटी बन गई है कि एक बॉन्ड इन दो के बीच में बन जाए। अब ये एक बॉन्ड बन गया, 2 हाइड्रोजन हटे तो बना ना। तो अगर ये C4H10 है तो ये C4H8 है। तो साइक्लोअल्केन्स जो होता है उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखें, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर, ये कौन से आइसोमर्स होंगे, डाइमिथाइल ईथर आप जानते हैं, दैट इज CH3OCH3। तो ये इसको मिला दो तो ये बन जाएगा C2H6O। इथाइल अल्कोहल की बात करें बच्चे तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। इसको भी मिला दें तो C2H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग। और क्यों अलग हो रहा है, चूंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अटैच हो रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये सब सोच के निशान लगाना है, पेपर में ये नहीं आएगा, चेंज होके आएगा, बट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। द कंपाउंड 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन में क्या होगा कि हमारे पास जस्ट पोजीशन डबल बॉन्ड के फर्स्ट से सेकंड कार्बन पे अटैच हो जा रही होगी, तो पोजीशन आइसोमर्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड पीछे जा चुका है, ठीक है, चैप्टर 8 में भी कर चुका है डिस्कस। कैटेनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बन शोज प्रॉपर्टी ऑफ, कैटेनेशन के बारे में बताया था, लॉन्ग चेन की और रिंग बनाने की जो सलाहियत होती है कार्बन की, उसको हम कैटेनेशन कहते हैं। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी आती है किस वजह से, कार्बन के अंदर उसकी टेट्रावैलेंसी और स्मॉल साइज की वजह से। गुड। नेक्स्ट, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज, जनरल फॉर्मूला तो आप जानते हैं, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH, RCHO भी लिख सकते हैं उसको हम। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन CnH2n, साइक्लोअल्केन की तरह होगा। द कमर्शियल नेम ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से जो पॉलीमर बनता है वो कौन सा पॉलीमर होता है भाई, बेकलाइट होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है ये, ठीक है, हार्ड प्लास्टिक होता है। ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू, ऑक्टेन नंबर हम गैसोलीन के लिए, पेट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑक्टेन रेटिंग उसी की इंक्रीज कर रहे होते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इज RSH, ये पीछे जा चुका, थायो अल्कोहल शायद ऊपर भी था यहाँ पर, 5 MCQs, ठीक है। और करें, ऊपर करें। द नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर्स आपको पता है 3 चेन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, एन, आइसो और नियो। मीथेन का एक होता है सिर्फ, इथेन का भी एक होता है, प्रोपेन का भी होता है, ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, बस इतना याद रखें, बाकी आगे नहीं पूछते आपसे, ठीक है। एनी मोर इशूज, नो इशूज देयर, क्लियर सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 3 है हमारे पास, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके MCQs की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट MCQ जिसका जो पास पेपर में आया है, दैट इज सोडियम एमलगम इज एन अलॉय ऑफ, सोडियम एमलगम अलॉय। एमलगम के बारे में मैंने बताया था, मरकरी बेस अलॉय जितने भी होते हैं उसको हम जो है वो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एमलगम। तो अगर इसके साथ सोडियम भी मिल जाए तो जैसे सोडियम मरकरी एमलगम, ठीक, सोडियम एमलगम इसको हम कहते हैं। तो सोडियम एमलगम के अंदर सोडियम के साथ मरकरी होता है, और ये कहाँ बनता है आपके पास, कास्टनर केल्नर सेल के अंदर ये बन रहा होता है। कास्टनर केल्नर सेल के अंदर जो है ना लोअर कंपार्टमेंट में जा रहा होता है ये सोडियम एमलगम, डिन्यूटर में जाने के बाद सेपरेशन हो जाती है। पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा कास्टनर केल्नर सेल के अंदर, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, सारे लेक्चर मैंने यूट्यूब के अंदर अपलोड किए हैं A to Z, ठीक है, तमाम लेक्चर्स। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला चैप्टर, तो सारे फॉर्मूले चैप्टर 3 के स्टार्ट में मैंने लिखाए थे। डोलोमाइट डबल सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ अलग से आ जाए तो फिर ये क्या नाम होगा उसका, कैल्साइट भी कह सकते हैं उसको हम, एरागोनाइट भी कह सकते हैं उसको हम, लाइमस्टोन भी कह सकते हैं उसको हम, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं उसको हम, चूने का पत्थर भी इसको हम कह सकते हैं, मार्बल भी कह सकते हैं, संगमरमर भी कह सकते हैं, सब यही है, ठीक है। MgCO3 अलग से आ जाए तो कोई बताएगा, MgCO3 अलग से आए तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के अलावा क्या बोलेंगे उसको, यस मैग्नेसाइट कहेंगे, ठीक है।
दिस हैज द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम। आपको पता है हाइड्रेशन एनर्जी कब सबसे कम होगी? जब साइज सबसे छोटा होगा। जितना साइज कम होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन हो सकेगी, ठीक है। तो सोडियम की बात कर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे बड़ा तो आपके पास सीजियम है। अच्छा, यहाँ पर मिनिमम कह रहे हैं, सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी सबसे बड़े साइज का जो होगा तो सीजियम का, सीजियम प्लस का सबसे साइज सबसे ज़्यादा होगा। और अगर कहा जाएगा सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी तो फिर इन दैट केस सोडियम की हो जाएगी। इन चारों में सबसे छोटा ये है, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी को चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में भी हाइड्रेशन एनर्जी डिस्कस हुआ हुआ है। सर दो सालों में हमने डिस्कस किया है, चैप्टर 3 में आपको दिख जाएगा ये। ऑन बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सोडियम फॉर्म, आपको मैंने बताया था कि ऑक्साइड्स अलग अलग बनते हैं। वन ग्रुप के अंदर जो है वो लिथियम जो है वो बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और पोटेशियम और रुबिडियम वगैरह क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाएगा तो वो क्या बनाएगा? परऑक्साइड बनाएगा, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड बनता है। नॉर्मल सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाता है, परऑक्साइड बनाता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। सिर्फ लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं जिसमें। और परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? परऑक्साइड के अंदर -1 होती है। और सुपर ऑक्साइड के अंदर क्या होती है? -1/2 होती है। नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर -2 होती है। यस, ठीक है उफ़ा, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। फिफ्थ है दिस मेटल फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। अभी बताया मैंने आपको कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं, लिथियम तो बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, बताया अभी। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये मैंने बताया था 2A ग्रुप के सारे नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। सिर्फ बेरियम ऐसा है 2A ग्रुप में जो कि परऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड कोई नहीं बनाता 2A ग्रुप में। सिर्फ पोटेशियम वाले ग्रुप में ऐसा है जो सुपर ऑक्साइड बनाता है। चैप्टर 3 का लेक्चर आप देख लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी का पहला लेक्चर, उसके अंदर ये पूरी डिटेल में बताया मैंने। छठा है NaOH इज नेम्ड एज कास्टिक सोडा बिकॉज, मैंने बताया कास्टिक किसको कहते हैं? जो आपके स्किन को अफेक्ट करे। तो ये ऑर्गेनिक टिश्यूज को कोरोड कर सकता है, खराब कर सकता है, कास्टिक जिसको हम कहते हैं, काट देता है ना स्किन को इस वजह से। वैसे तो अगर कम मिकदार में हो तो वैसे स्किन के ऊपर से चिकनाई वगैरह कट करता है, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में कंसनट्रेटेड अगर आप कास्टिक ले लोगे तो वो आपके पूरी स्किन को भी काट सकता है। साबुन वगैरह बनाने के लिए कास्टिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें बहुत हल्का सा कास्टिक डालते हैं साबुन के अंदर, कास्टिक सोडा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। वरना अगर आप प्योर इस्तेमाल करोगे तो आपके स्किन को खराब कर सकता है, कोरोड कर सकता है। ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ, ब्राइन के बारे में सब जानते हैं, नमक पानी का महलूल है, ठीक है। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल इन देयर क्रिस्टल्स, उनको हम क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। अच्छा ये बताइए, क्या डायमंड एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल है? हीरा, डायमंड क्रिस्टल तो होता है, क्या हाइड्रेटेड है? डायमंड हाइड्रेटेड नहीं है, वो सिर्फ सी होता है बस। क्या नमक एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल है? NaCl, नमक घर पे जो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल है? नहीं है, चूंकि उसका फॉर्मूला सिर्फ NaCl होता है बस, ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या वॉशिंग सोडा एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल है? यस, Na2CO3.10H2, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। सोडा ऐश है क्या हाइड्रेटेड क्रिस्टल? सोडा ऐश नहीं, चूंकि वो Na2CO3 होता है, एनहाइड्रस होता है वो, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल एक आया हमारे पास। 9th है सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर मोर विगोरसली देन लिथियम। सोडियम ज्यादा फास्टर रिएक्शन करता है लिथियम से, सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि टॉप से बॉटम जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, IP घटती है, ये सब होता है टॉप से बॉटम जाते हैं। चैप्टर 3 में पढ़ा था ग्रुप ट्रेंड के अंदर। तो क्यों भाई बढ़ती है? चूंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर सकता है, तो लिथियम से ज्यादा आराम से सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, और जो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव नीचे आओ तो रुबिडियम है, रुबिडियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? और नीचे जाओगे तो CS+ सीजियम होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। जब उसको हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम लॉस करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? 1/2 या हाफ, ठीक है ना, तो वो लॉस हो जाता है इसके बाद। और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालोगे तो दोबारा जिप्सम बन सकता है, हार्ड हो जाता है, कास्टिंग मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, क्लियर। सोडियम बर्न्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म इस, ऊपर आ गया था परऑक्साइड, क्लियर, सारे समझ में आ गए, ठीक है, दैट्स गुड। चैप्टर 2 के आते हैं भाई MCQs के अंदर। तो हाइड्रोजन वेरी सिंपल, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A, कल बताया था 4A के न्यूट्रल होते हैं, 5A के बेसिक होते हैं, 6 से 7A के एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। ये पूरा याद रखना है, सिर्फ ये याद नहीं रखना है, हर ग्रुप के याद रखें अलग अलग। द बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद ट्रांजिशन मेटल्स,
मेटेलिक हाइड्राइड के अलावा और क्या कह सकते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या फिर नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड, तीनों नाम इसी के। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम आप जानते हैं, प्रोटॉन और क्या है? प्रोटॉन पहले इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। प्रोटॉन कितना होता है? 1। न्यूट्रॉन कितना होता है? 1। तो 1:1:1 हो गया ड्यूट्रियम में। अगर ट्रिटियम में बोलता तो क्या करते हैं? 1:1:2। और प्रोटियम में बोलता तो 1:1:0। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कोई भी आ सकता है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन प्रोटियम नीचे लिखा हुआ है 1:1:0। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, वो मैंने कोवेलेंट के अंदर बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड मैंने बताया था 3A ग्रुप वाले जो बना रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो कि उनमें कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता है। ये BH3 सिंपल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये हमारे पास हाइड्राइड है। BH3 जो कि इस पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके अंदर है। NaBH4 तो इसलिए कट गया चूंकि ये आयनिक हाइड्राइड है, कोवेलेंट हाइड्राइड तो है नहीं है। NaH ये भी आयनिक हाइड्राइड है, कोवेलेंट है नहीं। CH4 कोवेलेंट हाइड्राइड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका। क्लियर? छठा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर आल्सो नोन एज, ऊपर आ गया मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम। प्रोटियम में 0 होता है। हाइड्राइड आयन एंड हीलियम आयन हैव सेम। हाइड्राइड आयन मतलब H- और हीलियम आयन मतलब He, इनके पास सेम क्या होगा? देखो मैं तीनों चीजें लिखता हूं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हाइड्राइड आयन मतलब हाइड्रोजन का आयन, प्रोटॉन कितना होगा इसके अंदर? 1 ही होगा। प्रोटॉन तो कभी भी चेंज नहीं होता। ओके 1। ठीक है। अच्छा ये मैं जैसे हाइड्रोजन के लिख रहा हूँ, H- को लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं He का लिखता हूँ। ये 3 बातें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हीलियम में प्रोटॉन कितने होंगे? हीलियम 2-4 होता है ना हीलियम, प्रोटॉन कितने होंगे? 2 ही होंगे। मतलब ये चीज़ सेम नहीं हो सकती दोनों के बीच में। क्लियर? देखते हैं अभी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और H- में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है। न्यूट्रॉन भी चेक करते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होगा? H- है ये, होंगे नहीं, न्यूट्रॉन में तो कमी 0। और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 4-2 2 होंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाइड्राइड है, H- और He में सेम है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो आपके पास निशान लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए उसके लिए केमिस्ट्री का, बहुत बेसिक पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 9th है वाटर गैस इज प्रोड्यूस बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक एट टेम्परेचर, याद रख लें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम कोक प्रोसेस होता है। 11 हाइड्रोजन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 भी और -1 भी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ऑल ऑफ दिस, +1 -1 0 भी हो सकता है अगर वो फ्री स्टेट में हो तो। ठीक है। हैविंग हाफ फिल्ड वैलेंस शेल हाइड्रोजन रिजेंबल्स, सही भाई। देखो हाइड्रोजन की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, इससे किससे रिजेंबल करता है? वो कार्बन फैमिली से 4A ग्रुप से रिजेंबल करता है, उनकी भी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। और यही एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से वो 4A में आ सकते हैं, वरना तो बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब बहुत की रिजेंबल्स सिमिलैरिटी नहीं है, डिसिमिलरिटी ज़्यादा है 4A ग्रुप से। 13 है हाइड्राइड्स ऑफ 5A ग्रुप, ऊपर बता दिया, बेसिक होंगे, जैसे अमोनिया बेसिक नेचर का होता है। द न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, वेरी सिंपल। मीथेन 100 डिग्री पर हीट किया गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन, तो हाइड्रोजन हटेगा और क्या बच जाएगा इसके साथ? कार्बन बच जाएगा। तो ए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? C बन रहा है, कोक बन रहा है, कार्बन। बस यही है 13 MCQs है इसके। क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? बस लास्ट चैप्टर आ जाओ। ओके, उसके बाद चैप्टर 1 की तरफ आते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और इसके MCQs देखते हैं पास पेपर में जो पूछे गए हैं। तो 11 MCQs उसके हैं जो हमें करने हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज 4s2 3d10 4p1, इट बिलोंग्स टू डैश। कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है, उसके लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ रही है 4s2 3d10 एंड 4p1, इसकी किससे बिलोंग करता है? तो अब हम जानते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जो है वो पूरा जो हमने रूल पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक पीरियड निकालने के चैप्टर 1 में, वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पीरियड तो आराम से निकलेगा, सबसे बड़ा नंबर जो है वो पीरियड है, फोर्थ पीरियड निकल जाएगा। और इसी फोर्थ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये 4s ये रहा और ये 4p ये रहा, तो 2 और 1 3। तो ये जो एलिमेंट है हमारे पास 3A ग्रुप का है और 4th पीरियड का है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, सब बताओ एलिमेंट है कौन सा वो?
कौन सा एलिमेंट है? अगर मैं ये भी पूछ लूँ आपसे, सोचिए। इंडिया। यस, वेरी गुड। 3 है ना, तो बैंगन आलू गाजर इन थैली, यही 3 ग्रुप, बोरॉन फैमिली। अच्छा बच्चे क्या कहते हैं सर? 1 2 3 4 5 गैलियम लिख के आए थे पेपर। अरे अल्लाह के बंदे, सिर्फ फर्स्ट पीरियड सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम में होता है। 3 है ग्रुप के अंदर, फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट नहीं होता, वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। ये सबसे भयंकर गलती है जो पूरे कराची कर रही है बैठ के। 2 3 4 5 6 ये चक्कर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ पीरियड में आ रहा है, तो दैट इज, तो फोर्थ पीरियड पे जो आ रहा है दैट इज क्या आ रहा है हमारे पास? बच्चे एल्यूमिनियम लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये आना चाहिए गैलियम आएगा हमारे पास, जी। ठीक है, तो फोर्थ पीरियड कह रहे हैं और 3 ग्रुप कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना है इसमें कि हमें फोर्थ पीरियड की बात करनी है। फोर्थ पीरियड के अंदर हमारे पास गैलियम मौजूद है। ठीक है, तो बच्चे नॉर्मली जो है उसको इंडियम लिख देते हैं, सॉरी IN। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B। 1B ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? कॉइनेज मेटल्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉइनेज मेटल। और 1A वाले क्या कहलाते हैं फिर? अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, 1B वाले जो है वो कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं। 8B वाले क्या कहलाते हैं? 8B फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। सही है। थर्ड है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5 एंड थर्ड पीरियड। को कौन सा एलिमेंट है जो 5A ग्रुप में है और थर्ड पीरियड में है? देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, असीम, पास, सब बिंदास, 5A ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं भाई? 5A और थर्ड पीरियड। 5A और थर्ड पीरियड। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। 15 लगा दिया। ठीक है, मतलब इसके लिए डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट टेबल अगर आपको पता है, आता है, एक फर्स्ट में भी बताया था, सेकंड में भी बताया था, तो ये आपको इजीली हो जाएगा। बाकी प्रोडक्ट टेबल के ऊपर पूरा मेरा लेक्चर कंप्लीट मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। 4A द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स A, है ना भाई? तो जो A और B की सूरत में होते हैं, A वाले क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक और नाम देते हैं इनको, पता है क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को एक और क्यों कहते हैं? यस, गुड, इफ यू आर राइट। दिस इज आर आल्सो कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं इसको। और B वाले क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गुड। 5वां है ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम ऑक्टेट नहीं, कौन सा रूल फिर फॉलो करता है? डुप्लेट रूल फॉलो करता है वो। ठीक है, ओके। द एलिमेंट विथ सिंबल GA बिलोंग्स टू दिस फैमिली। गाजर है ना ये आपका, ये रहा 3A ग्रुप से है, मतलब बोरॉन फैमिली से। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो 14 एलिमेंट है, दोनों मिलाकर 28 हो जाते हैं। लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को और क्या कहते हैं? दूसरा नाम। लेंथेनाइड सीरीज को दूसरा नाम बताया, कौन बताएगा? F ब्लॉक तो है, सिर्फ लेंथेनाइड सीरीज। F ब्लॉक में लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों आ जाएगा। सिर्फ लेंथेनाइड को क्या बोलते हैं, क्यों जानता है? नहीं, आउटर इनर की बात अगर हम करें तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों इनर है। सिर्फ लेंथेनाइड को क्या कहते हैं? नोबडी नोस। रेयर अर्थ मेटल्स। तो इनको रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, बहुत नायाब हैं। स्मार्टफोन्स वगैरह बनाए जाते हैं, इस्तेमाल तो सब कर रहे होते घर पे स्मार्टफोन ले देके, लेकिन पता किसी को नहीं है कि लेंथेनाइड सीरीज से बनेगा। सही बात कर रहा हूँ। ओके, 8 द एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव। एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या चीज़ सेम होती है भाई? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3A ग्रुप के एलिमेंट सारे के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट सेल में। ठीक है, छठा 5वां है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल आर। अच्छा, सेम ग्रुप वाले बताने पेयर्स दिए गए। कैल्शियम सोडियम 2A1 है, गलत। कैल्शियम बेरिलियम एक ही ग्रुप के होते हैं, 2A ग्रुप के। कैल्शियम लिथियम 2A1 है, गलत। कैल्शियम पोटेशियम 2A1 है, गलत। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके लिए। 10 है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट्स ऑफ 2A। 2A ग्रुप के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल। अल्कलीन अर्थ मेटल्स। द एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 5 एंड थर्ड, ये ऊपर से रिपीट हो गया शायद 5th में। ठीक है, नेक्स्ट है द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। अब इसके लिए सेम वही के प्रोडक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। यहाँ पर देखो, मिसाल के तो साइंस टीचर जैसे कि वेरी, क्रूल, मांगे, फीस, कॉपरेट, नहीं, कॉपर, जिंक। उसके बाद 6 एलिमेंट लाइन से आते हैं P ब्लॉक के, तो ये 20 है। तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, उसके बाद 30, 31, 32, 33 पूछ रहा है ना ये?
तो ये स्कैंडियम ये जो है वो क्या पी ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं एलिमेंट्स होगा। तो आप स्कैंडियम का याद रखा करें, स्कैंडियम जो है वो 20 है, उसके लिहाज से चाहते हैं 20 से लेकर जिंक जो है वो आपका 30 पर आता है, ठीक है, सॉरी 29 पर आ रहा होता है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 पर आ रहा होता है। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कॉपरेट नहीं को, हाँ 29 पर आ रहा होता है। उसके बाद फिर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 30 से फिर शुरू हो जाते हैं आगे दोबारा पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होगा हमारे पास, ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें।